औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस वक्त जूम पर हम अपनी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं और आज हमने डिस्कस करना है बेटा कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजंस को जो हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर वाइज बेटा मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 पर अगर मैं आता हूँ तो सबसे पहला सवाल आप देख रहे हैं, व्हाई हाइपोथैलेमस is called as thermostat of the body। हम क्यों हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट कहते हैं? थर्मोस्टेट क्या होता है? सर, अक्सर आपने देखा है कि आपके जो घर में इस्त्री मौजूद है, उस इस्त्री में अगर आप उसको ऑन करते हैं तो उसकी लाइट जलती है। आप उसको यूज कर रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद लाइट बंद हो जाती है। आप समझते हैं इस्त्री बंद हो गई है, इस्त्री तो बंद नहीं हुई होती उस वक्त। क्या हुआ होता है बेसिकली सर? उस वक्त ये हुआ होता है कि आप जब उसको बंद बहुत देर तक आपने स्विच ऑन रखा होता है तो टेम्परेचर का मैक्सिमम लेवल पहुंच जाता है और मैक्सिमम लेवल पहुंचने के बाद वो अपने आप को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। ऑटोमेटिकली बंद कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में कोई चीज लगी है, उसे हमने थर्मोस्टेट का नाम दिया है। सेम काम अगर आपकी बॉडी में हो रहा है तो आप कहते हैं कि आपकी बॉडी में भी थर्मोस्टेट लगा हुआ है। अब इसको मैं रीड कर देता हूं आपके सामने। हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी बिकॉज इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर जब भी अप और डाउन हो रहा होता है, ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि सर हमारे पास ये हाइपोथैलेमस है जो उसको दोबारा सेट पॉइंट पर लाता है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि सेट पॉइंट कितना होता है तो क्या जवाब देंगे? आपके चैट से इस वक्त मैं देख रहा हूं, तो आप लोग चैट पर बताते रहेंगे। मैंने सिर्फ इसको यूं कर दिया कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों की चैट, ताकि गलत जवाब भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सुकैना ने जवाब दिया, राफिया ने जवाब दिया, हुदैबिया शहर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। खुशबक में टॉप 5 आंसर्स जिन्होंने दिए हैं उनको मैं यहाँ पर नाम उनका ले सकूंगा। निम्रा ने जवाब दिया। तो ये हमारी बॉडी में क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेटरी सेंटर भी कहलाता है और ये हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट भी कहलाता है, जो ये चाहता है कि हमारे पास कितना टेम्परेचर रहे। हमारे पास हमेशा टेम्परेचर रहे 37 डिग्री सेंटीग्रेड या हया वेरी गुड 98.6 फॉरेनहाइट। फिर सवाल है बेटा, व्हाई फ्रेश वाटर एनिमल कैन पास डाइल्यूट यूरिन एंड मरीन वाटर एनिमल्स कैन पास कंसेंट्रेटेड यूरिन। अब इस बात को समझने के लिए मैं यहां पर आपको कहता हूं कि आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा। हम कहते हैं सर फ्रेश वाटर एनिमल कैन पास डाइल्यूट यूरिन बिकॉज दे हैव अ हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड। हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या होता है सर? हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड का मतलब होता है कि उनका जो इंटरनल बॉडी फ्लूइड है उसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा है और वाटर कम है। तो इनको क्या करना होगा? इनको अपने पास सॉल्ट बचाना होगा और वाटर रिलीज करना होगा। तो जब ये ज्यादा वाटर रिलीज करते हैं तो यूरिन कैसा बन जाता है बेटा इनका? जब ये ज्यादा वाटर रिलीज करते हैं तो इनका यूरिन बन जाता है डाइल्यूट। ये वाली बात मेरे बच्चों को समझ में आई? इसका उलट हो जाएगा मरीन में। हम कहते हैं दे कंटेन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। तो अगर मेरा बेटा हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होगा तो क्या होगा? जब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होगा तो हम कहेंगे कि सर हमारे पास ये ज्यादा से ज्यादा वाटर बाहर अपने पास बचाने की कोशिश करेगा, तो बाहर क्या निकलेगी बेटा? कंसेंट्रेटेड यूरिन निकलेगी। ये वाली बात समझ में आई? वेरी गुड फिजा, वेरी गुड उरूज, वेरी गुड मनाहिल, एक्सीलेंट। चलो, अच्छा, इससे फायदा पता है क्या होगा? जब अच्छे तरह से आपके जहन में ये बैठ रहा है ना अभी और आप जूम पर डायरेक्ट डायरेक्ट मुझे जवाब दे रहे हो, तो एडवांटेज ये है कि अब एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर पूछ लिया जाएगा तो आपको उसमें प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। अगला सवाल है, व्हाई मॉडरेट फॉर्म ऑफ फीवर इज गुड फॉर हेल्थ। सवाल किया जा रहा है कि हल्का सा अगर बुखार होता है आपको कभी, तो वो आपकी हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है? आइए जवाब जानते हैं। मॉडरेट फॉर्म ऑफ फीवर इज गुड फॉर हेल्थ बिकॉज फ्रॉम दिस फीवर we know that any bacterial or viral infection is attacking your body and we prepare ourselves for the infection. So because of this moderate fever, this is good of health। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप हल्का सा बीमार होते हैं तो आपकी बॉडी में एक अलार्म बजता है, घंटी बजती है। ये घंटी क्या बताती है? घंटी बताती है कि भाई ये बहुत मुमकिन है कि आपको कोई इंफेक्शन होने वाला है, तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और जब मेरा बेटा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो आपकी बॉडी अलार्म करती है। मतलब किसी ने घर में फायर अलार्म बजाया हुआ है तो फायर अलार्म बजना तो अच्छी बात है ना। फायर अलार्म का फायदा क्या होता है? फायर अलार्म से तो आपको पता लगता है आग लगी हुई है। ठीक है बेटा, ये वाली बात समझ में आई? ये समझ में आए मेरे बच्चों को? आप साथ साथ कमेंट करते रहना, चूंकि मेरी आदत रही है कि जितने भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं मैं चाहूंगा कि उन सबको हर बात समझ में आ रही हो और मैं सबको जवाब दे सकूं। ठीक है मेरे बच्चों, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है, हाउ डज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन
हेल्प्स अर्थवर्म इन लोकोमोशन। ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है ये अर्थवर्म को कैसे मदद देता है लोकोमोशन में? तो आप जानते हैं कि तीन तरह के स्केलेटन होते हैं, एक को हम नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक, एक को हम नाम देते हैं, फिजा बेटा हर सवाल के फौरन बाद बताया करो, आप 4 सवाल के बाद अगर पहला सवाल मुझसे पूछोगी तो काफी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कि मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूं, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के बाद आप लोगों से पूछूंगा। तो स्केलेटन की बेटा हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, एक्सो, एंडो और हाइड्रोस्टैटिक। एक्सो क्या होता है? ओरुबा, वेरी गुड, ये बाहर मौजूद होता है सर। एंडो क्या होता है सर? ये अंदर मौजूद होता है। एक्सो की एग्जांपल बताओ जल्दी से सारे बच्चे मुझे, एक्सो कहां-कहां होता है? एक्सोथर्मिक कहां-कहां मौजूद है? तुबा बेटा रेलिवेंट क्वेश्चंस करें, अभी टाइम मैनेजमेंट पर हम बात करेंगे। जैसे सर हमारे पास स्नेल है, सही है, ये बाहर होता है इसमें, आर्थ्रोपोड्स हैं, बाहर होता है इसमें, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा अगर मैं एंडोस्केलेटन पूछता हूं तो क्या एग्जांपल है बेटा एंडोस्केलेटन की? सर एंडोस्केलेटन की एग्जांपल में हमारे पास हम आ जाते हैं ह्यूमन। अच्छा ये बात याद रखना सब लोग जरा कि जो एक्सोस्केलेटन है वो आपके पास नॉन लिविंग होता है और जो एंडोस्केलेटन है वो लिविंग होता है। क्या आपने कभी अपनी बोन्स को तब्दील किया है? कभी ऐसा हुआ कुछ शख्स जा रहा है, आप बोले भाई कहां जा रहा है, आप कह रहे यार वो मैं अपनी हड्डियां बदल के आ रहा हूं, जरा मैं अपनी हड्डियां चेंज करके आता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी हड्डियां चेंज की हैं? नेवर। वही हड्डियां आपके पास पड़ी हुई हैं जो बचपन से आपके पास हैं, आपके साथ साथ बढ़ रही हैं। लेकिन एक्सोस्केलेटन में कभी ऐसा आपने देखा घर में आप काम कर रहे हैं कोई और आपको जो कॉकरोच है उसके पर नजर आ रहे हैं, गिरे हुए पड़े होते हैं, कभी इससे नजर गुजरी है आपकी? तो इसका क्या मतलब है? वो कॉकरोच अपने पर रख के गया है कि मैं बाद में आके पहनूंगा, ऑफिस से वापस आके पहनूंगा? ऐसा तो नहीं है, उसने शट ऑफ किया है ऊपर। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्डाइसिस या मोल्टिंग का। ठीक है, वेरी गुड उरूज, एक्सीलेंट, पिज्जा एक्सीलेंट। ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? तो अब आइए इसको पढ़ लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हेल्प्स अर्थवर्म इन लोकोमोशन बिकॉज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इज फ्लूइड फिल्ड। skeleton has two type of muscles, circular and longitudinal। देखो साइंटिफिक रीजन में साइंटिफिक बात लिखना भी जरूरी है आपको। These muscles exert pressure on the fluid body and help it to lengthen and shorten। This way the hydrostatic skeleton helps। अब इसमें बेटा अगर मैं आपको ये बात समझाऊं कि सर हमारे पास दो तरह के जो स्केलेटन थे, एक्सो और एंडो, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स नहीं थे हमारे पास। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप आती है जैसे आपने हाइड्रोस्टैटिक का नाम दिया है, तो ऐसी सूरत में आपके पास हम कहते हैं सर दो तरह के सेल्स आ जाएंगे, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। इसकी वजह से ये मूव कर सकेगा। ये वाली बात समझ में आ गई सबको? ये मूव नहीं कर सकता राफिया, इसीलिए आप इसकी लाइफ की बात नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि बस ये जर्नली उसके अंदर मौजूद होता है, इसकी कोई पर्टिकुलर लाइफ नहीं है। अगला सवाल है व्हाट कॉजेज मसल फटीग ड्यूरिंग एक्सरसाइज? एक्सरसाइज की है कभी आप लोगों ने? एक्सरसाइज करते हैं बच्चों कभी? यस करते हैं। थक जाते हैं ना उसके बाद? थकते क्यों हैं सर? थकते इसलिए चूंकि हमारी बॉडी में उस वक्त एन एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। और एन एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी फॉर्मेशन करता है सर? ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म करता है लैक्टिक एसिड। और उस लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी बॉडी में ये काम शुरू हो जाता है जिसे हम नाम देते हैं कि सर ये एक्युमुलेट हो रहा है और नुकसान पहुंचाता है। सो एक कॉज आपके पास वो बन जाती है एक्सरसाइज वाली। अब यहां पर हम कहते हैं सर अगर क्रिएटिनिन फॉस्फेट बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है तब भी हमारे पास बॉडी में मसल फटीग स्टार्ट हो जाता है। तो फटीग की कितनी वजह हो गई? दो वजह हो गई बेटा। एक वजह तो आपको जनरली पता होती है, जो सेकंड वाला सवाल है हमारा, लैक्टिक एसिड। दूसरी वजह आपको पता लग गई क्रिएटिनिन फॉस्फेट। इसका जब ब्रेकडाउन होता है तो इससे हमारे पास जो केमिकल्स बनते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं हमारी बॉडी को और फिर वो मसल फटीग करते हैं। इसकी मैं रीडिंग बेटा कर देता हूं, वर्ड इसलिए पढ़ रहा हूं चूंकि इसमें से आप याद भी करोगे और मैं आप लोगों को इसका गूगल ड्राइव का एक्सेस अभी दे दूंगा क्लास में, तो ये पीडीएफ भी वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकोगे बेटा। During exercise, muscles show fatigue because muscles require energy, and the energy comes from breakdown of glucose under aerobic respiration. During heavy exercise, when body have shortage of oxygen, body cells undergo anaerobic respiration, and glucose will break down now into
लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा? ये लैक्टिक एसिड ही मसल फटीग करेगा। ये वाली बात समझ में आई बच्चों? इज इट क्लियर? फिर सवाल है, व्हाई कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइएटेड एंड इनवॉलेंट्री? अब ये बताइए मसल्स की कितनी टाइप्स होती हैं? सब मसल्स की तो 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी 3 टाइप्स होती हैं मसल्स की? सर एक स्केलेटल मसल होता है, एक कार्डियक मसल होता है और एक स्मूथ मसल होता है। तो ये 3 तरह की आपके पास टाइप्स आ जाती है मसल्स की। इसमें से हमें सवाल पूछा जा रहा है इसका। अब बताओ स्ट्राइएटेड और इनवॉलेंट्री का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीन बाय स्ट्राइएटेड एंड व्हाट इज मीन बाय इनवॉलेंट्री? तो हम कहते हैं कि सर स्ट्राइएटेड मसल्स का मतलब होता है हमारे पास जिनमें स्ट्राइएशन पैटर्न्स मौजूद होंगे, यानी लाइट और डार्क बैंड मौजूद होंगे। और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो कंट्रोल में नहीं है। क्या आप अपने दिल के धड़कने को रोक सकते हैं? नहीं। ये ऐसी मजाकतन हम लोगों को कहते हैं ना, मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है या मेरा दिल तुम्हारी वजह से धड़कता है। ऐसा साइंस में कोई एविडेंस नहीं है। दिल आपका सोच रहा होता है कि यार ये कैसी बातें कर रहा है मेरे लिए, कि दिल इससे धड़क रहा है उसके धड़क रहा है, मैं तो अपनी मर्जी से धड़कता हूं। तो दिल हमारा अपनी मर्जी से धड़क रहा है मेरे बच्चों। ठीक है। अब सवाल है क्यों ऐसा है, आइए पढ़ते हैं। कार्डियक मसल्स आर striated and involuntary because the actin and myosin are arranged in sarcomere like a skeletal muscle। तो सार्कोमेर्स मौजूद हैं। सार्कोमेर के अंदर एक्टिन मायोसिन स्ट्राइएशन देते हैं। And they're also involuntary in the function because it forms only the wall of heart pumping through involuntary movement। ये जो कंट्रैक्शन आ रही है रिदम की, ये आपके, अच्छा अब आपने ये पढ़ा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ANS जिसे हम कहते हैं। तो मैं इस बच्चों को ऐसे याद कराता हूं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोमेटिक। तो जितने भी काम बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक हो रहे हैं ना, वो आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट चैप्टर पे लेकर जाता हूं अब आप लोगों को। व्हाई नर्वस कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एज द क्विकेस्ट वे ऑफ कोऑर्डिनेशन? ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसको क्विकेस्ट कहते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन को स्लो कहते हैं। तो nervous coordination is called as the quickest way of communication with the body because in here communication takes place by electrochemical messages। अगर आपकी तरफ कोई कोई चीज फेंकता है तो फौरन आंख बंद कर देते हो। जब मैं क्लास में बात कर रहा होता हूं तो बच्चों की आंखों की तरफ कोई चीज फेंकता हूं तो फौरन बंद करते हैं, चूंकि उनकी बॉडी में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस बढ़ने, इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं और ये फौरी तौर पर होता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना होता। ये वाला सवाल समझ में आया बच्चों? ठीक है। विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम एड्रिनल मेडुला एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन? अभी सब लोग सुकून से बैठ के अपने घर पे क्लास ले रहे हो ना। हो सकता है कोई बेड पर बैठा हुआ होगा, कोई सोफे पर लेटा हुआ होगा, कोई कुछ खा रहा होगा, कोई पानी पी रहा होगा, किसी के साथ भाई बहन आसपास मौजूद होंगे। इस तरह से आप सब लोग बड़े सुकून के साथ पंखे के नीचे बैठकर क्लास ले रहे होंगे। मैं आपको कहता हूं उठ के भागो। क्या आप में से कोई उठ के भागेगा? नहीं भागेंगे। लेकिन अगर अल्लाह नहीं करे कि आपके घर में अभी कोई जानवर आ जाता, कुत्ता आ जाता, तो अब आप क्या करेंगे? अब नहीं भागेंगे या उस कुत्ते को बोलेंगे आओ मेरे साथ बैठ जाओ? अब तो तेजी से भागेंगे। अब आपके कमर में भी दर्द नहीं हो रहा, पाँव में भी दर्द नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है। तो अभी तो कोई टेंशन ही नहीं हो रही है आपको। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपकी बॉडी ने उस वक्त एक खास किस्म का एंजाइम रिलीज किया, उसका नाम एड्रिनल मेडुला से था, वो एड्रिनलिन है बेटा। उस एड्रिनलिन की वजह से आप तेज भागे हो, तभी उसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं हम। So the epinephrine and norepinephrine hormones are released from adrenal medulla. They are also called as emergency hormone because it released under the influence of sympathetic nervous system in fight or flight condition. That is called as emergency condition. अभी मैं बोलूं 3 घंटे बैठ के लिखना है, कोई भी नहीं लिखेगा। लेकिन अगर ये पेपर होगा तो आपने देखा है 3 घंटे पेपर पर बैठ के लिखते हैं और जैसे ही पेपर खत्म हो जाता है वो फिर उंगलियां मरोड़ रहे होते हैं, आवाजें निकाल रहे हैं, हाय अल्लाह थक गया, हाय अल्लाह थक गई। भाई आप 3 घंटे तो कुछ भी नहीं किया आपने, चूंकि वो 3 घंटे आपकी बॉडी में ये टेंशन थी, इमरजेंसी हार्मोन रिलीज हुआ था। ठीक है, ये बात समझ में आई? फिर सवाल आया मेरे बच्चों, हाउ डज पेनक्रियास रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर? ये पेनक्रियास हमारी बॉडी में अमाउंट ऑफ शुगर को कैसे रेगुलेट करता है?
हम कहते हैं सर पेनक्रियास, वैसे पेनक्रियास का क्या ताल्लुक बनेगा यहाँ पर, अगर मैं चैट पर आप लोगों से पूछता हूं तो थोड़ा नजदीक तरीन का ताल्लुक बताओ बच्चों। सर ताल्लुक ये बनेगा कि जो पेनक्रियाज है हमारे पास, इसके अंदर इंसुलिन और ग्लूकागॉन की हम बात कर रहे हैं ना, इसी में से निकलता है ये। तो अगर शुगर लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन निकल के उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो देखो हम क्या लिखते हैं, पेनक्रियास रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर because pancreas have a special kind of cells, alpha and beta, which secrete glucagon and insulin respectively. When glucose level is low, then glucagon is secreted. As a consequence, amino acids are converted to glucose and now the condition is normal. इंसुलिन जब निकलेगा, जब हायर होगी, तो ये आपको घुमा फिरा कर बात पूछ सकता है कि अगर ग्लूकोज बढ़ रहा है तो इंसुलिन आएगा और ग्लूकोज कम हो रहा है तो ग्लूकागॉन आएगा। इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक में भी पढ़ते हो कि अगर इंसुलिन बढ़ रहा है और ग्लूकोज बढ़ रहा है तो इंसुलिन निकलेगा। ये कौन सा फीडबैक है? ये नेगेटिव फीडबैक हो जाता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ आ रही है मेरा बेटा? चलो शाबाश, सब लोग यस यस लिखो। जरगम बेटा फिर रिपीट कर रहा हूं, जितना ज्यादा ग्लूकोज होगा इंसुलिन उसको कम करना चाहेगा बेटा। शाबाश 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 शाबाश। सारे फ्यूचर के डॉक्टर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। तो फिर अगर मुझे कुछ होता है, आप डॉक्टर बन जाओगे तो मैं आप लोगों के पास ही आऊंगा, सही है? सही सही इलाज करोगे ना? ये ना हो कभी किसी को मैंने डांटा है तो वो उस बात का गुस्सा उतारे मुझसे कि सर ने तो हमें डांटा था। हाजरा आप बहुत मुस्कुरा रही हैं। चले भैया आगे बढ़ते हैं। हाउ एबनॉर्मल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मेन। एबनॉर्मल डेवलपमेंट से हवाले से यहां पर बेटा बात की जा रही है। हम कहते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी टू द एबनॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा नॉर्मल काम नहीं करता है तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास वो बॉडी में मुख्तलिफ एबनॉर्मेलिटीज कर सकता है, चूंकि ग्रोथ हार्मोन निकल रहे हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड से ही क्यों हो रहा है अगर मैं पूछूं तो सर पिट्यूटरी ग्लैंड तो मास्टर ग्लैंड है, ये सबको हेल्प करता है मटेरियल काम करने में। तो अगर मास्टर ग्लैंड के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब होगा सर हमारे पास कि वो और भी ज्यादा, जैसे हमारे पास सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स हैं या गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं, इस समय भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। तो आपकी बॉडी में ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो रही होगी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर 4 का सवाल देखते हैं बेटा। व्हाई आइडेंटिकल ट्विन्स आर एग्जैक्टली सिमिलर व्हाइल फ्रेटर्नल ट्विन्स आर डिसिमिलर। बट ट्विन्स का मतलब होता है दो, आइडेंटिकल ट्विन्स का मतलब होता है एक जायगोट से बनना। आइडेंटिकल ट्विन्स का मतलब क्या होता है बेटा? आइडेंटिकल ट्विन्स का मतलब होता है एक जायगोट से बनना, और नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स का मतलब होता है एक से ज्यादा जायगोट से बनना। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विन्स क्या है? एक जायगोट दो बन जाएगा। और फ्रेटर्नल ट्विन्स क्या है? दो अलग अलग जायगोट बनेंगे। तो आइडेंटिकल ट्विन में चूंकि जायगोट एक था, तो अगर एक लड़का है तो दूसरा भी कौन होगा? लड़का होगा। अगर एक लड़की है तो दूसरी भी कौन होगी? लड़की होगी। लेकिन जो फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं इसमें दोनों अलग अलग हो सकते हैं ना, चूंकि दो अलग अलग जायगोट बन रहे हैं। मेल अलग हो सकता है, फीमेल अलग हो सकता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? तो जुड़वा का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि दोनों एक जैसे दिखते होंगे, जुड़वा में दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। इंडियन फिल्मों में पहले दिखाया जाता था कि दो जुड़वा भाई हैं, एक भाई को थप्पड़ लगती थी, दूसरे को भी दर्द होता था। एक भाई जो है वो मेले में गुम गया था, तो एक भाई को अगर पलंग से गिरता है तो दूसरा भाई भी पलंग से गिर जाता है। ऐसा फिल्मों के हद तक होता है भाई, असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने ट्विंस देखे, ट्विंस के साथ ये नहीं हो रहा होता। जी जी बिल्कुल, शक्ल अलग है तो वो ट्विंस हैं, जरूरी नहीं कि उनकी शक्लें भी सेम हो। जेंडर अगर सेम होगा तो वो भी ट्विंस है बेटा, क्योंकि सुबह वो हमारे पास हमारी फिंगर प्रिंट्स आइडेंटिटी के तौर पे काम कर रहे होते हैं। फिर इससे रिलेट करता है बेटा अगला सवाल है, व्हाई डू मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैव सेम सेक्स। अब सर खुद कह रहे हैं मोनोजाइगोटिक, तो मोनोजाइगोटिक का मतलब क्या है? एक ही जाइगोट से बने हुए। तो जब एक ही जाइगोट से बने हुए तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर? सेक्स भी सेम होगा, मेल होगा तो मेल बनेगा, फीमेल होगा तो दोनों फीमेल होंगे। ये वाली बात समझ में आई बेटा? बिल्कुल मिलेंगे हाजरा। व्हाई पार्थेनोजेनेसिस इज कंसिडर्ड एज सेमी सेक्सुअल इन नेचर। अब पार्थेनोजेनेसिस अगर हम कहते हैं तो वो क्या होता है? इट्स कंसिडर्ड एज अ सेमी सेक्सुअल इन नेचर
बिकॉज इट डजंट अकर नेचुरली बाय फर्टिलाइजेशन। इसमें एग बगैर फर्टिलाइजेशन के बनता है। अब सेक्सुअल में क्या होता है? सेक्सुअल में तो हम कहते हैं सर मीटिंग होना लाजमी है। एसेक्सुअल में हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल में हम कहते हैं कि हमारे पास सिंगल पेरेंट होता है। अब इसमें ऐसा मामला भी नहीं है, पेरेंट भी दो है, लेकिन हाफ परफॉर्म कर रहा है, तो तभी हमने इसको नाम दे दिया सेमी सेक्सुअल का। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? यहां तक सब क्लियर हो रहा है मेरे बच्चों? फिर चैप्टर 5 में ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। 6, 7, 8 मोस्टली बॉटनी के टॉपिक्स रखते हैं, तो इसीलिए फिर चैप्टर 9 इस वक्त आपको नजर आ रहा है। और बेटा तैयबा या तूबा, आप अभी सवाल कर रहे थे डीएनए के हवाले से, तो वो यहाँ पर बेटा मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाई इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों परफॉर्म की जाती है, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या मुराद होती है? आपकी फिंगरप्रिंट सबकी अलग अलग है ना, आपकी हर उंगली की प्रिंट अलग है, ऐसे ही है। तो कभी अगर आइडेंटिफाई करना होता है गलती किसने की है, चोरी किसने की है, तो कैसे पता लगता है? फिंगरप्रिंट से ही पता लगाते हैं। फिंगरप्रिंट चेक करते हैं, जिसके फिंगरप्रिंट्स सेम आते हैं उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि चोरी इसी ने की होगी, या ये नुकसान जो हुआ है वो इसी से हो रहा है। डीएनए का भी ऐसा ही होता है ना। अगर आपको पहचानना है, आप सपोज करो एक अजीब सी सिचुएशन में आपके सामने लाता हूं कि एक जगह पर हॉस्पिटल में एक साथ 10 बच्चे डिलीवर हुए डिफरेंट फैमिलीज के। वो 10 के 10 बच्चे एक साथ पड़े हुए थे, सब पे टैगिंग हुई हुई थी कौन सा बच्चा किसका है। अचानक क्या हुआ? हॉस्पिटल में आग लग गई, लाइट चली गई, भगदड़ मच गई, सारे झूले मिक्स हो गए। अब 10 फैमिलीज बाहर खड़ी हुई हैं और 10 बच्चे अंदर झूलों में। अब कैसे पहचानेंगे कौन सा बच्चा किसका है? शक्ल तो नहीं मिलेगी, बच्चे की शक्ल तो एक जैसी होती है। अब तो फंस गए, कौन किसका बच्चा है कैसे लेके जाएं? तो सर हम कहते हैं डीएनए टेस्ट करेंगे। तो डीएनए का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो आपकी फिंगर प्रिंटिंग के तौर पे काम करता है। तो इसीलिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग परफॉर्म की जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन क्या है। ठीक है बेटा। अब देखो फिर इसके बाद दूसरा सवाल है, हाउ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हेल्प इन सॉल्विंग द क्रिमिनल केसेस? जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं उनको भी पहचान सकते हैं ना हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से। कैसे पहचानेंगे भाई? अगर मिसाल के तौर पर वो आपने सीआईडी देखा होगा, सीआईडी में एक डॉक्टर साहब होते हैं, डॉक्टर सालों के, जिनके पास हर केस को सॉल्व करने के लिए कुछ 6-8 चीजें मौजूद हैं। और एक दया होते थे जो थप्पड़ मार के सारे फैसले समझा देते थे, हुआ क्या, दरवाजे भी तोड़ते थे। एसीबी प्रद्युमन भी था, देखा होगा ये सब आप लोगों ने। डॉक्टर त्रिपाठी साहब जो है वो, तो वो डॉक्टर त्रिपाठी में आपने देखा है, वो बता देते हैं कि किसने सांप, कौन सा सांप था, सांप सुबह में क्या खाता था, क्या पहनता था, कहाँ रहता था, सांप के भाई का नाम क्या था, बहन का नाम क्या था, वो सब वहां पे खड़े खड़े बता रहा होता है। तो वो भी बेसिकली ये थॉट आपको देना चाह रहा है कि जी हम क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने के लिए भी डीएनए की बात कर रहे होते हैं कि डीएनए की मदद से हम क्रिमिनल केसेस किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हाँ डॉक्टर तारिका, जो अभी आप बता रहे हो। चलो तो ये वाली बात भी आ गई भाई समझ में। ये मिसालें आपको पेपर में याद आ रही होंगी और बड़ा इंटरेस्टिंगली पेपर दे रहे होगे आप खुशी खुशी पेपर दोगे कि यार ये तो सब हम लोगों ने सुना था, ये सब तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलें भाई आगे बढ़े। अब चैप्टर 10 पर आओ। तो चैप्टर 10 में लिमार्क के ऑब्जेक्शन पूछे गए कि जी लिमार्क पर हमने क्या और क्यों ऑब्जेक्शन लगाए। भाई लिमार्क ने क्या कहा था? लिमार्क ने कहा था कि एक मर्तबा अगर कोई कैरेक्टर आपकी बॉडी में आ गया तो आपको वो हमेशा आगे बढ़ेगा, यही कहा था लिमार्क ने। लेकिन फिर इसमें ऑब्जेक्शन ये लगे थे कि भाई आपने ये अक्सर देखा है कि अगर आपकी अम्मी ने एयर बोरिंग की है या नोज बोरिंग की है या आपने की है, तो क्या आने वाली नस्ल में ट्रांसफर होगा? ये क्या बच्ची का पहले से कान छिदा हुआ होगा या लड़के का कान छिदा हुआ होगा? नहीं। मेल्स में सर्कमसिशन होती है ना, क्या वो आगे जाकर ट्रांसफॉर्म रहती है? क्या अगली नस्ल में फिर सर्कमसिशन हुई भी आती है? नहीं, हर मर्तबा सर्कमसिशन की जाती है। तो क्यों नहीं पहुंचता आगे? दीस वर द ऑब्जेक्शन। वैसे बाय द वे जवाब क्या आता है इस ऑब्जेक्शन का? इस ऑब्जेक्शन का जवाब ये था कि सर हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, उसको हम नाम देते हैं, शाबाश वेरी गुड उरूज, उसको हम नाम देते हैं जर्म सेल्स और सोमेटिक सेल्स। अगर कोई चेंज मेरे बच्चों जर्म सेल में आता है तो वो आगे ट्रांसफॉर्म होगा, अगर सोमेटिक सेल में कोई चेंज है तो वो आगे ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। ये बात याद रहेगी आप लोगों को। वेरी गुड मरियम, यहां तक बात याद रहेगी आप लोगों को।
इसके बाद वाले जो बेटा चैप्टर्स हैं उनमें कोई ऐसा साइंटिफिक रीजन मौजूद नहीं है जो साइंटिफिक रीजन के तौर पर आपके सामने आएगा। तो यहां तक की बात बेटा, उरूज इसका मतलब होता है कोई भी चेंज अगर आया है, मिसाल के तौर पर हाथ कट गया, हाथ में लग गया, तो कोई नुकसान, जी बेटा सना हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये तो बात मैंने कर ली साइंटिफिक रीजन की। अब मैं कल फिर दोबारा आपकी जूम क्लास रखूंगा इसी तरह इंशाल्लाह, और अब कल की क्लास में हम बॉटनी के पेपर पे स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे, बॉटनी की और टाइम मैनेजमेंट पे भी हम बात करेंगे। परसों आपने बॉटनी का पेपर देना है ना, तो उसकी टाइम मैनेजमेंट की भी हम बात कर लेंगे कि टाइम हमारे पास कितना होगा, एमसीक्यूज को कैसे टाइम देना होगा। अच्छा, एमसीक्यूज की बॉटनी की वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाते हैं और यूट्यूब चैनल पर आप जाकर सर्च करते हैं, तो मैं इस वक्त अब मेरी आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है इंटरनेट की? अच्छा, ये मैं आपको अभी दिखाता हूं, अगर आप चैनल पर जाते हैं तो किस तरह ढूंढ सकते हैं। आप चैनल के टॉप पर अगर लिखें साकिब कुरैशी सेकेंड ईयर बॉटनी एमसीक्यूज, तो आपके सामने टॉप पर आ रही है 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। बॉटनी के एमसीक्यूज आप देख लो, जोलॉजी के एमसीक्यूज इंशाल्लाह मैं जूम पे ही कराऊंगा आप लोगों को, तो जूम पे देन एंड देयर और इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं तमाम इंफॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप पर ऐड करता रहता हूं। व्हाट्सएप पर मैं अपना स्टेटस लगाता हूं या अपने फेसबुक पर लगाता हूं, तो आप लोग अगर वहां कनेक्ट हो जाते हो मेरे साथ, तो डायरेक्टली आप सब लोग इस तरह की ऑनलाइन क्लास में आ सकते हैं। फ्री क्लासेस हैं, आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं भरपूर चाहूंगा कि आप लोग, लिंक नया मैं लगा दूंगा बेटा, दुआ आप लोग उसी तरह ईमेल पर आ जाएगा जो लोग रजिस्टर्ड है, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो आप लोग डायरेक्ट मुझे भेज सकते हो, मैसेज कर दो, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा उसका, ठीक है। तो इस क्लास अब मैं बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं यहां पर, चूंकि यहां तक हमने ये मामला अपना कंप्लीट कर दिया। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों को चैट में मैसेज कर रहा हूं ड्राइव का लिंक, आप लोग इसकी मदद से आज की इस क्लास का पीडीएफ बेटा जनरेट कर सकते हो। तो मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन वापस ले आता हूं, 1 मिनट से मुझे दे दो। यस बेटा सीमा, इसका आंसर फिर एक्डाइसिस या मोल्टिंग बन जाएगा। तो मैं अभी आप लोगों को ड्राइव का लिंक दे देता हूं, ताकि इस ड्राइव के लिंक से अब आप लोग क्या कर सकेंगे, डायरेक्टली आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा, और जो भी मटेरियल मैं उसमें ऐड करूंगा वो भी आपके पास ओपन होता रहेगा।